अभी तक बात करें, आपने पुमंग के बारे में पढ़ा है। पुमंग के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक डंठलनुमा आकृति होती है जिसे पुतंतु बोलते हैं, और एक थैले जैसे उसके ऊपर आकृति रखी होती है, थैलेनुमा आकृति, जिसे क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। जी हाँ मित्रों, अगर परागकोश की बात की जाए तो देखिए परागकोश क्या होता है। ठीक, तो परागकोश के बारे में पढ़ते हैं। परागकोश, देखिए परागकोश क्या होते हैं, आप सबसे पहले देखिए ये क्या होती है? पूतंतु होती है, और पूतंतु के ऊपर एक द्विपालित ऐसी संरचना होती है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। इसको क्या बोलते हैं? थैलीनुमा संरचना को परागकोश कहते हैं। परागकोश। अब देखिए परागकोश की अगर बात की जाए तो परागकोश कैसे होते हैं? द्विपालित, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम इनकी अंतःकाष्ठ को अगर बनाएं तो वो इस प्रकार से बनेगी। ये आपको इस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले क्या होगी? एक मिनट। ठीक, परागकोश की संरचनाएं इस प्रकार से बनेगी। यह क्या होता है? द्विपालित होता है, मतलब बीच में से बटा होता है। अब इसके बाद यहाँ पर बात की जाए तो परागकोश में क्या होती हैं? चार लघु बीजाणु धानी होती हैं। क्या होती हैं? 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं, और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ठीक, तो ये परागकोश की संरचना है। परागकोश अगर बात की जाए संरचना में कैसा होता है? चतुष्कोणीय होता है। कैसी संरचना में होता है? चतुष्कोणीय होता है, और द्विपालित होता है। इसमें क्या पाई जाती है? 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। तो यहाँ से देखिए ये परागकोश है। अगर हम इसके परागकोश के बारे में लिखें, परागकोश एक द्विपालित संरचना है। कैसे लिखेंगे? एक द्विपालित संरचना है। द्विपालित संरचना है जिसका आकार चतुष्कोणीय होता है। चतुष्कोणीय होता है। चतुष्कोणीय होता है। ठीक, अब आगे अगर बात की जाए, इसका क्या होता है? चतुष्कोणीय आकार होता है। आगे मित्रों अगर बात की जाए तो देखिए इस चतुष्कोणीय आकार में, अर्थात चारों कोनों पर लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। चारों कोनों पर, ऐसे लिखना, इसके चारों कोनों पर चार लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। धानी पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। ठीक, तो इसके चारों कोनों पर क्या पाई जाती हैं? 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे अगर बात की जाए किस पे? लघु बीजाणु धानी क्या होती है, तो हेडिंग बनाइए। देखिए ये क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? परागकोश है। तो परागकोश का आकार क्या होता है? चतुष्कोणीय होता है, द्विपालियों में विभक्त होता है। इसके चारों कोनों पर क्या पाई जाती है? 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हेडिंग बनाइए, लघु बीजाणु धानी क्या होती हैं? लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी।
अगर लघु बीजाणुधानी की मित्रों बात की जाए तो देखिए लघु बीजाणुधानी परागकोश के अंदर पाई जाती हैं और इनमें अगर बात की जाए तो लघु बीजाणुधानी विकसित होकर परागपुट बनाती हैं, परागपुट बनाती हैं और यह परागपुटी क्या बनाती है, परागपुट या परागपुटी बनाती हैं। यही परागपुटी के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ठीक, तो यहां से देखिए परागकोश के अंदर परागकोश के अंदर पाई जाने वाली संरचना लघु बीजाणुधानी कहलाती है। लघु बीजाणुधानी कहलाती हैं। यह विकसित होकर परागपुटी का निर्माण करती हैं। परागपुटी का निर्माण करती हैं। ठीक, इसी परागपुटी में परागकण भरे रहते हैं। इसी परागपुटी के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ठीक, तो ये लघु बीजाणुधानी हो गई। अगर बात की जाए यहाँ से देखिए तो लघु बीजाणुधानी में क्या पाई जाती है, 4 परतें पाई जाती हैं, या आप कह सकते हैं परागकोश में क्या पाई जाती है, 4 परतें पाई जाती हैं। तो यहां से लिख सकते हैं लघु बीजाणुधानी के चारों ओर 4 परतें पाई जाती हैं। 4 परतें पाई जाती हैं। ठीक, लघु बीजाणुधानी के चारों ओर आपको 4 परतें दिखाई दे रही होंगी। देखिए पहली परत क्या होती है, इसको बाह्य त्वचा बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रही। ये जो चित्र है ये किसका चित्र है, लघु बीजाणुधानी का ये चित्र है। यहाँ पर देखिए 4 परतें आपको दिखाई दे रही होंगी। पहली परत है एपिडर्म, दूसरी होती है जो आपको रेड कलर में दिखाई रही है एंडोथीसियम या अंतःस्त्रीय परत, अंतःस्त्रीय परत होती है, हिंदी में बोल सकते हैं। और तीसरी परत की अगर बात की जाए तो जो मध्य परत होती है एंडोस्टियम के जस्ट बाद मध्य परत, और यहाँ पर सबसे अंदर की ओर एक परत पाई जाती है जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं, टैपिटम। देखिए परत का अगर हम क्रम की बात की जाए, सबसे बाहर की तरफ बाहरी त्वचा पाई जाती है, फिर एंडोस्टीरियम पाई जाती है, और फिर कौन पाई जाती है, मध्य परत पाई जाती है, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगी टैपिटम। ठीक, अगर परतों की नाम की जाए तो इसको क्या बोलेंगे, बाह्य परत पाई जाती है, और ये क्या पाई जाती है, एंडोस्टीरियम सेकंड परत होती है, और तीसरी परत कौन सी होती है, मध्य परत। और ये तीनों परतें क्या करती हैं, ये मतलब तीनों परतें होती हैं, कौन सी, बाह्य परत, एंडोस्टीरियम और मध्य परत। ये तीनों परतें क्या करती हैं, परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह तीनों परतें क्या करती हैं,
यह तीनों परतें परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, प्रदान करती हैं। ठीक है मित्रों। अब इसके बाद लघु बीजाणु धानी की जो चौथी परत होती है इसको क्या बोलते हैं? तो लघु बीजाणु धानी की जो चौथी परत होती है उसको बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं? इस चौथी परत का नाम होता है टैपिटम। टैपिटम यह क्या करती है? टैपिटम यह परागकणों को पोषण प्रदान करती है, यह परागकणों को पोषण प्रदान करती है। पोषण प्रदान करती है। ठीक, तो ये टैपिटम है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु धानी की 4 परतें होती हैं। ठीक है मित्रों। अब इसके बाद आगे बात की जाए तो लघु बीजाणु धानी की 4 परतों के अंदर अब यहाँ पर देखिए जो होती है इसको बोलते हैं मात्र कोशिका। क्या होती है? मात्र कोशिका। मात्र कोशिका होती है पराग मात्र कोशिका। यह पराग मात्र कोशिका में असूत्रीय विभाजन होता है जिसके द्वारा क्या बनते हैं? परागकण चतुष्क बनते हैं, परागकण चतुष्क बनते हैं। और यही परागकण चतुष्क बाद में क्या होते हैं? यही परागकण चतुष्क बाद में अलग होकर क्या बना लेते हैं? परागकण बना लेते हैं। और यही परागकण क्या कहते हैं? नर एगमोद भेद, मतलब नर को रिप्रेजेंट करते हैं आगे। ठीक है मित्रों। तो यहाँ से देखिए अगली हेडिंग बनाएंगे अपन लोग क्या? लघु बीजाणु जनन। क्या हेडिंग बनाएंगे? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? अब इसके बाद लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन ऊतक पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। जो लघु बीजाणु धानी है इसके अंदर आपको जो ऊतक देखने को मिल जाएंगे तो इनको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन ऊतक। 4 परतों के बाद क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु ऊतक पाए जाते हैं। अब बात की जाए आगे, इन्हें पराग मात्र कोशिका कहते हैं, पराग मात्र कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या होता है? इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु ऊतक, लघु बीजाणु ऊतक जो क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? पराग मात्र कोशिका बोलते हैं, पराग मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका कहते हैं। तो भाई पराग मात्र कोशिका भी कैसे हुई है? द्विगुणित हुई है। ठीक। अब इसके बाद अगर बात की जाए पराग मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, मतलब मियोसिस होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है पराग मात्र कोशिका में। जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तब देखो क्या बनता है? तब आपका देखो क्या बनता है? चतुष्क बनता है। क्या बनता है? पराग चतुष्क बनता है, पराग चतुष्क, पराग चतुष्क बनता है जो क्या होता है? अगुणित होता है, मतलब एक गुण वाला होता है। इसके अंदर देखो द्विगुणित होता है, ये कैसा होता है? अगुणित होता है। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हो एक पराग मात्र कोशिका से जब असूत्रीय विभाजन होता है तो
4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये 4 अगुणित कोशिकाएं क्या होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं। आपस में क्या होती हैं, ये चारों कोशिकाएं कनेक्ट होती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पराग चतुष्क बोला जाता है। तो यहाँ से देखिए, अब आपने लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ये तो अपन ने पढ़ लिया, मातृ कोशिका, मातृ कोशिका से भाई पराग चतुष्क बन गए। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, जो पराग मातृ कोशिका है इसमें असूत्री विभाजन के द्वारा पराग चतुष्क बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो लघु बीजाणु जनन की यहाँ से परिभाषा आप लिख सकते हो, पराग मातृ कोशिका से पराग मातृ कोशिका से मातृ कोशिका से असूत्री विभाजन द्वारा पराग चतुष्क बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है मित्रों, तो अपन यहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंचे, चतुष्क तक पहुंच गए हैं। अब बात की जाए, ये जो चतुष्क बने, लघु बीजाणु चतुष्क बने या पराग चतुष्क बने, ये पराग चतुष्क क्या होंगे, बाद में परिपक्व होकर अलग हो जाएंगे, तो अलग अलग परागकण बना लेंगे। देखो यहाँ पर आपको देखिए, ये चतुष्कों का निर्माण हो गया है यहाँ पर, इसके बाद ये चतुष्क अलग होकर क्या बनाते हैं, परागकण को बनाते हैं। ठीक, आगे देखिए, यह चतुष्क विकसित होकर परिपक्व कर लीजिए, परिपक्व होकर परागकण बनाते हैं, परागकण बनते हैं। ठीक, तो बाद में ये चतुष्क अलग होगा, क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ में आई। देखिए आपने क्या सीखा, सबसे पहले देखिए लघु बीजाणु धानी क्या होता है, पराग कोश के अंदर 4 छोटी छोटी आपको क्या होंगे, छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाएंगी, जिन्हें क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। और ये लघु बीजाणु धानी पराग कुटी का निर्माण करती हैं। ये आपको एक पराग कुटी दिखाई दे रही है, इस पराग कुटी के अंदर क्या होते हैं, परागकण भरे रहते हैं। ये एक आपको पराग कुटी दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, परागकण आपको भरे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात की जाए, लघु बीजाणु धानी के 4 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत होती है बाह्य परत, इसके बाद दूसरी होती है एंडोस्टेरियम, तीसरी होती है मध्य परत। ये क्या कहती हैं, परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। बाकी एक चौथी परत होती है जिसे टेपिटम बोलते हैं, कई बार पेपरों में पूछा गया है, टेपिटम क्या होता है। ठीक, तो ये क्या कहती है, परागकणों को पोषण प्रदान करती है। अगर बात की जाए लघु बीजाणु जनन, तो देखिए क्या होता है, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें हम मातृ कोशिका कहते हैं। और लघु बीजाणु ऊतक से क्या बनती हैं, मातृ कोशिकाएं बनती हैं। और ये मातृ कोशिकाएं बाद में असूत्री विभाजन द्वारा पराग चतुष्क बनाती हैं। ठीक, अब देखिए मातृ कोशिका कितनी होती हैं, द्विगुणित होती हैं, जबकि चतुष्क क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, मतलब एक गुणित होते हैं। ठीक, पराग मातृ कोशिका से असूत्री विभाजन द्वारा पराग चतुष्क बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये पेपर में कई बार लघु बीजाणु जनन की परिभाषा पूछी गई है। तो एक मातृ कोशिका से कितने लघु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं, तो आपकी 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, इसके बाद चतुष्क जो होते हैं वो परिपक्व होकर क्या बनाते हैं, तो आप कह सकते हो परागकण के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब आगे अपन हेडिंग बनाएंगे परागकण। क्या हेडिंग बनाएंगे, परागकण। हेडिंग बनाइए परागकण, इनको इंग्लिश में पोलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक,
अब परागकण क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो नर एगमोद होते हैं परागकण, और ये क्या कहते हैं, एक गोलाकार, ज्यादातर गोलाकार संरचना होती है। तो अगर परागकण की बात की जाए तो ये आपको दिखाई दे रहा, ये परागकण होती है। इस प्रकार से देखिए इसकी संरचना होती है परागकण की अगर बात की जाए। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसके अंदर ठीक, ये आपकी परागकण की संरचना है। क्या है, परागकण की संरचना होती है इस प्रकार से। अगर परागकण की बात की जाए तो क्या होते हैं, परागकण नर एगमोद होते हैं, मतलब नर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बात की जाए इसकी संरचना में, तो एक क्या होता है, बाह्यचोल होती है। क्या होती है संरचना की बात की जाए, संरचना कैसी होती है, गोलाकार, और क्या होती है, बाह्यचोल होती है। इसके बाद क्या होती है, अंताचोल होती है, एक अंताचोल। और अंदर बात की जाए तो देखिए जो यहाँ पर जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं कायक कोशिका। इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, कायक कोशिका पाई जाती है, कायक कोशिका। और इसी कायक कोशिका के अंदर एक क्या पाया जाता है, अनियमित केंद्रक पाया जाता है। मतलब क्या होता है, अनियमित का मतलब क्या होता है, इस केंद्रक भाई इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, अनियमित केंद्रक पाया जाता है। अनियमित केंद्रक पाया जाता है किसके अंदर, कायक कोशिका के अंदर। और इसी कायक कोशिका में आपको एक और चीज देखने को मिल जाएगी जो मोस्ट है, इसे क्या बोलते हैं, जनन कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जनन कोशिका पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो आपको परागकण में इतनी चीजों के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं कि परागकण के बारे में लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई, परागकण का आकार गोलाकार होता है, सबसे दूर सबसे बाहरी परत होती है बाह्यचोल होती है, और इसके बाद अंदर वाली परत को अंताचोल बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक द्रव भरा होता है और एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं कायक कोशिका। कायक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जिसका आकार क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, और इसी के अंदर एक छोटी संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। ठीक, अब देखिए बाह्यचोल होती है, तो परागकण में पहली हेडिंग बनाएंगे बाह्यचोल। बाह्यचोल, बाह्यचोल क्या होती है, बाह्यचोल की अगर बात की जाए तो बाह्यचोल देखो क्या होती है, बाह्यचोल होती है कि भाई ये क्या कहती है, परागकणों को सुरक्षा देती है। परागकण को क्या कहती है, परागकण को सुरक्षा प्रदान करती है। परागकण को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, परागकण को क्या कहती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, ये देखो जो बाह्यचोल होती है वो किसकी बनी होती है, स्पेरोपेलिनिन की बनी होती है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट रखना है, बाह्यचोल स्पेरोपेलिनिन, स्पेरोपेलिनिन की बनी होती है, की बनी होती है। इसी स्पेरोपेलिनिन के कारण क्या होती है, जो परागकण होते हैं, परागकण परागकण को परागकण के जीवाश्म संरक्षण, परागकण को जीवाश्म संरक्षण प्रदान होता है। जो स्पेरोपोलिनिन होता है इसके कारण क्या होता है, जो परागकण होते हैं इनके जीवाश्म को अपन लोग संरक्षित कर सकते हैं। मतलब क्या होती है, कठोर आवरण होता है। ठीक, तो इतनी बात समझ लोगे बाह्यचोल में। अगर अंताचोल की बात की जाए तो अंताचोल में अपन को बस क्या ध्यान रखना है, अंताचोल में ध्यान रखना है कि अंताचोल किसकी बनी होती है। तो अंताचोल सेकंड लेयर होती है ये परागकण की। ये देखो किसकी बनी होती है, सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है, व पैक्टिन की बनी होती है।
ठीक, तो अंतर्जोल किसकी बनी होती है? सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है। ये कई बार पेपरों में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो इसमें क्या है, परागकण में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। परागकण में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर दोनों कोशिकाओं में बात की जाए तो देखिए, हमने दो प्रकार की परागकण में कोशिका पाई जाती है। एक कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका, और एक कोशिका होती है कौन सी? जनन कोशिका। ठीक, जनन कोशिका। अब देखिए कायिक कोशिका क्या होती है? कायिक कोशिका क्या होती है? बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। जो कायिक कोशिका होती है परागकण के अंतर्गत वो बड़ी होती है। और जनन कोशिका कैसी होती है? छोटी होती है, जो आपने अभी समझा है। तो इसके अंतर्गत जो है, जो एक कायिक कोशिका है और इसके अंतर्गत क्या है? छोटी होती है। ठीक, जो जनन कोशिका है यह कायिक कोशिका के अंदर पाई जाती है। कायिक कोशिका के अंदर पाई जाती है। अंदर पाई जाती है। ठीक, तो अपने परागकण के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, इसी के साथ मित्रों आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों।